नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं एमसीक्यू का। ये हमारे इस एग्ज़ाम का एमसीक्यू सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं और एक एक करके अब जितने भी हैं मिक्स क्वेश्चन जो है आपका वो अलग अलग 100 एमसीक्यू लेकर के आए हैं। फिर आज अलग अलग क्वेश्चन हैं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट मिले भी, तो उसमें ऑप्शंस आपको अलग अलग मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको तुरंत। Teaching is a process of knowledge delivery, training for skill, guiding learning process, punishment of learner. So teaching is a process of guiding learners process. तो इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, खास करके ये सिंपल है। टीचिंग एप्टीट्यूड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इसमें आपका हो जाएगा क्लियरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, इंटरेस्ट इन स्टूडेंट, फ्रीक्वेंट पनिशमेंट, फीडबैक सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंट पनिशमेंट। इसमें से कौन सा प्रभावी शिक्षण गुण नहीं है? बार बार पनिशमेंट करके किसी को समझाना वो प्रभावी शिक्षण गुण नहीं होता है। द कोर ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का जो शिक्षण कार्य का जो मूल तत्व जो होता है वो क्या होता है? मोटिवेशन, इवेल्यूशन, कम्युनिकेशन और इमिटेशन। तो सबसे कोर जो है मूल वो होता है कम्युनिकेशन। अब अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा तो बच्चे सक्सेस मतलब उसको समझ नहीं पाएंगे और आपका जो अधिगम का जो काम है वो पूरा नहीं होगा। टीचिंग इज बोथ, शिक्षण जो है दोनों है, आर्ट एंड साइंस, स्किल एंड प्ले, वर्क एंड रेस्ट, हॉबी एंड स्पोर्ट्स। तो टीचिंग जो है वो दोनों है, आर्ट और साइंस, कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है वो। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, चेंज इन बिहेवियर, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, डिसिप्लिन ऑफ क्लास। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है चेंज इन बिहेवियर। तो शिक्षण हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा भी था इसको कि शिक्षण कार्य क्या होता है। शिक्षण कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आना। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा? जब बच्चा जो है वो अपने प्रीवियस नॉलेज में जब वो करेंट लर्निंग नई चीज़ को जो वो जोड़ता है तो इन दोनों के जोड़ने से एक तीसरा नया चीज़ वो सृजित करता है जो उसके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन लाता है। चलिए आता है हम लोग टीचिंग इज। टीचिंग क्या है? स्टैटिक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, रिजिड प्रोसेस है, फिक्स प्रोसेस है। टीचिंग जो है वो डायनामिक प्रोसेस होता है। अ गुड टीचर शुड बी प्राइमरली, एक अच्छे शिक्षक को मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक होना चाहिए या फिर लेनेंट होना चाहिए। तो एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक होता है, सबको बराबर मौका देता है, सबको एक दृष्टि से देखता है। द सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, ठीक है, सक्सेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? आपके शिक्षण की सफलता। टीचर्स नॉलेज, स्टूडेंट इंटरेस्ट, टीचिंग एड्स, ऑल ऑफ द अबव। सो शिक्षण की सफलता जो है वो तीनों पर है। टीचर्स के नॉलेज पर भी है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट पर भी है और टीचिंग एड्स पर भी है, जो आप यूज़ करते हो, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उस पर, यानी ये तीनों पर डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, टीचिंग जो होता है कब आपका मोस्ट इफेक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली कब होता है? टीचर्स डोमिनेट्स, स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली, नोट्स आर कॉपीड, टेस्ट आर फ्रिक्वेंट। इसका हो जाएगा सही आंसर स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो जब आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ना, एक्टिव होकर के आपके क्लास में पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपकी पढ़ाई में वो इंटरेस्ट ले रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा शांत कर रहा है वो, तो ये आपका सबसे प्रभावी शिक्षण कहलाता है। द एसेंस ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का सार क्या है? एसेंस, उसका मेन खुशबू क्या है? वो कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, टेस्टिंग, सिलेबस कंप्लीशन, होमवर्क। इसका जो सार है वो है कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया। कम्युनिकेशन हम लोग जानते हैं ना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की भावनाओं को, उसके व्यूज़ का, ठीक है, किसी दूसरे तक जिसको आप देना चाहते हैं उस तक पहुंच जाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। हर बातचीत कम्युनिकेशन नहीं होता है। आप तमिल में बात करो, मैं हिंदी में बात करूं, ये कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ रहे हैं। जब हम कुछ बोलें और वो बात आप तक पहुंच जाए, ये कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया, यानी कि जो मेरा आइडिया है, जो विचार है, व्यूज़ है, वो पहुंच जाए आप तक, तो ये शिक्षण है। यही शिक्षण का मूल एसेंस भी है।
इन टीचिंग फीडबैक हेल्प इन टीचिंग में, शिक्षण में फीडबैक जो होता है वो हेल्प कैसे करता है? इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन, पनिशिंग लर्नर, कंप्लीटिंग सिलेबस, इग्नोरिंग एरर्स, इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन। फीडबैक से क्या पता चलता है कि सामने वाला जो बच्चा है वो समझा या नहीं समझा, ठीक है, समझा तो कितना समझा, नहीं समझा तो क्या नहीं समझा, उसको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करता है, एरर भी फाइंड आउट करता है, इसी को बोलते हैं एरर एंड रेमेडी, ठीक है। तो फीडबैक से ही पता चलता है कि उसको कहाँ प्रॉब्लम है और उसको हम क्या हेल्प करेंगे कि उसका रेमेडियल भी पूरा हो जाए और वो सीख जाए। और टीचर्स रोल इन मॉडर्न क्लासरूम इज कंट्रोलर, फैसिलिटेटर, अथॉरिटी, ऑब्जर्वर। तो आज के आधुनिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है वो एक फैसिलिटेटर का होता है। फैसिलिटेटर क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कंट्रोलर कंट्रोल करता है। अथॉरिटी अधिकार जमाता है। ऑब्जर्वर बस केवल देखता है। फैसिलिटेटर वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को, जिससे कि बच्चे जो है वो आसानी से, सुगमता से अपने अध्यापन का कार्य कर सके, लर्निंग सीख सके वो। Which of the following is not related to good teaching? Empathy, authoritarian attitude, patience, communication. एम्पैथी भी बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटेरियन एटीट्यूड नहीं ज़रूरी होता है। अथॉरिटेरियन एटीट्यूड क्या होता है? अधिकार होता है। अथॉरिटेरियन मीन्स क्या होता है? अधिकार दिखाना कि पूरे क्लास में मेरा अधिकार है, ठीक है, ये मेरा क्लास है, जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही चलेगा। इसको हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन एटीट्यूड। तो आज के शिक्षण कला में, आज के क्लासेस में इस तरह का एटीट्यूड नहीं चलता है। इसलिए सही आंसर क्या हो गया इसका कि कौन सा अच्छा शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा इसका बी, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर मोटिवेशन, स्किल एंड प्लानिंग, ओनली टेक्स्ट बुक नॉलेज, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इफेक्टिव टीचिंग क्या चाहिए? मोटिवेशन, स्किल एंड प्लानिंग, ये तीनों चीज़ चाहिए। टेक्स्ट बुक नॉलेज तो सबके पास है आज के समय में, किताब मार्केट में है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो बहुत बीती बात हो गई। और फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक कहाँ पर बल दिखाना है ये भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए क्या है? मोटिवेशन, स्किल एंड प्लानिंग, ये चाहिए आपको। इन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग फोकस इज ऑन, कहाँ पर फोकस होता है लर्नर सेंटर में? टीचर, लर्नर, सिलेबस, एग्जामिनेशन, लर्नर पर होता है। जहाँ पर लर्नर सेंटर में है, जो सीखने वाला ही केंद्र बिंदु है, मेन दूल्हा है, तो सारी की सारी चीज़ें किस पर होती है? सीखने वाले पर। तो मेन फोकस होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। टीचिंग एड्स आर यूज टू, टीचिंग एड्स यूज़ किया जाता है। डेकोरेट क्लासरूम, अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, वेस्ट टाइम, कन्फ्यूज स्टूडेंट। सो हम लोग टीचिंग एड जो यूज़ करते हैं ना, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट को, यानी उसका ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, बच्चे को क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, पनिशमेंट, डिसिप्लिन, कंट्रोल, कमांड, ओबीडियंस, रिवॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा प्लानिंग, प्रेजेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। द इमोशनल एलिमेंट, क्लाइमेट ऑफ क्लासरूम डिपेंड्स ऑन, इमोशनल क्लाइमेट जो होता है क्लासरूम का वो डिपेंड करता है किस पर? टीचर्स बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑर्डर, पेरेंट्स इनकम, स्कूल बिल्डिंग। टीचर्स बिहेवियर पर ये डिपेंड करता है। अ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर, टीचर्स का एक जो व्यावसायिक विकास होता है आवश्यक है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन टीचिंग, यही सही आंसर है। सैलरी इंक्रीमेंट के लिए नहीं, प्रेस्टीज इन सोसाइटी नहीं, फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं। ये क्या होता है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन टीचिंग। अगर आप टीचर हो आप, तो आपको हमेशा पढ़ते रहना होगा, हमेशा पढ़ाते रहना होगा, ठीक है। पढ़ते रहोगे तो आपका अपना नॉलेज बढ़ेगा, नई नई चीज़ें क्या क्या आ रही हैं वो आप जानोगे, ठीक है। पढ़ाते रहोगे तो आप उसका प्रैक्टिस करते रहोगे। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और रिफ्लेक्टिव टीचर्स एक चिंतनशील शिक्षक जो होता है, जो सोचने वाला होता है, वो क्या करता है? इवैल्यूएट्स ऑन टीचिंग रेगुलरली, इग्नोर्स फीडबैक, फॉलो ओल्ड मेथड ब्लाइंडली, टीचर्स मैकेनिकली। सो इवैल्यूएट ऑन टीचिंग रेगुलरली। एक रिफ्लेक्टिव टीचर वो होता है जो हमेशा अपने पढ़ाए गए चीज़ों को खुद से भी इवैल्यूएट करता है कि मैंने सही पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का चांस था और मैं क्या अच्छा कर सकता था। तो ये देखना उसका काम रहता है, वही एक रिफ्लेक्टिव टीचर होता है वो। द टीचिंग प्रोसेस इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन लर्निंग ऑकर, सिलेबस कंप्लीट्स, एग्जाम आर ओवर, पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड।
ठीक है। तो अब क्या होता है, लर्निंग ऑकर्स होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल होती है जब आपने जो सिखाया है वो व्यवहार में झलकना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, परीक्षा पास करवाने से कुछ नहीं होता है, पेरेंट्स को खुश करने से भी कुछ नहीं होता है। द साइंटिफिक बेस ऑफ टीचिंग लाइज इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, पेडागोगी ओनली, टेक्स्ट बुक राइटिंग, मेमोरी पावर। तो शिक्षण का वैज्ञानिक आधार कहाँ होता है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का, ठीक है। द आर्ट साइड ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड इन, शिक्षण का जो कला पक्ष जो होता है वो प्रकट होता है, कहाँ होता है, प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, सिलेबस लिस्टिंग, क्वेश्चन पेपर सेटिंग और अटेंडेंस मेकिंग। अटेंडेंस मेकिंग में भी कोई कला नहीं है, कोई आर्ट नहीं है। क्वेश्चन पेपर भी एकदम एक पैटर्न होता है, उसमें सेट करते हैं। प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी पर ही आपकी शिक्षण कला निर्भर करती है। आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, क्वेश्चन को कितना अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, कंटेंट को कितना अच्छा बता रहे हो, समझा रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी। और यही शिक्षण का कला पक्ष है, ये क्रिएटिव पक्ष है, ठीक है। विच फैक्टर मेक्स टीचिंग इफेक्टिव, कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावी बनाता है, यूज ऑफ एग्जाम्पल, यूज ऑफ फियर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रिपीटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। तो जब आप पढ़ा रहे हो किसी को तो अलग अलग एग्जाम्पल जब आप देते हो ना तो बच्चों को समझने में आसानी होता है और आपको भी कम मेहनत करना पड़ता है। तो कौन सा तत्व है, यूज ऑफ एग्जाम्पल। टीचिंग इज मीनिंगफुल व्हेन इट्स लीड टू, शिक्षण सार्थक तब होता है जब ये ले जाता है, क्या लेके जाता है, बिहेवियरल चेंज, व्यवहार में परिवर्तन। रोट लर्निंग गलत है, बुक रीडिंग गलत है, नोट्स राइटिंग गलत है। शिक्षण तब सार्थक होता है जब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, मेक स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जाम। इसका सही आंसर हो गया ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। अभी जस्ट ऊपर में देखें सेम, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके का भी आपको मिलेगा यहाँ पर। विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रिलेटेड टू फीलिंग एंड एटीट्यूड, फीलिंग और एटीट्यूड से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का कौन सा डोमेन जो है वो रिलेट करता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर और बिहेवियरल। इसका सही आंसर हो जाएगा अफेक्टिव। कॉग्निटिव किस काम में आता है और साइकोमोटर किस काम में आता है वो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और नहीं जानते हैं तो आपको पीछे पलट करके एक बार फिर से देखना होगा मेरा थ्योरी पार्ट्स। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग डील्स विथ, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित है किस चीज़ से, मेंटल स्किल, फिजिकल मूवमेंट, इमोशन, सोशल इंटरेक्शन से। तो ये मेंटल स्किल से रिलेटेड है। द साइकोमोटर डोमेन इज कंसर्न विथ मनोदैहिक, थिंकिंग, फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। यही सही आंसर है। तो साइकोमोटर जहाँ पर आ गया ना वहाँ पर आपका हाथ है, पैर है, मूवमेंट है, ये सब फेस सब आ जाता है उसमें, ठीक है। और कॉग्निटिव जहाँ आएगा वहाँ पर समझिएगा क्या आएगा, मेंटल, दिमाग वाला सारा काम आ जाता है। और जहाँ पर अफेक्टिव आएगा, जो हम लोग पढ़े थे ना अफेक्टिव, वहाँ पर कला आ जाता है, आर्ट्स आ जाता है, भावना, फीलिंग्स, इमोशन, एम्पैथी, ये सब आ जाता है। द साइकोमोटर डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। द अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू भावात्मक क्षेत्र, किससे संबंधित है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज से, है ना। इसी में आ जाएगा मॉरल, एम्पैथी, सिंपैथी, सब आ जाता है इसमें, कला सब इसी में आएगा। द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इज, क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का फर्स्ट जो लेवल है वो क्या है, कितने लेवल है इसमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग सब, कितने लेवल हैं और कौन सा पहला लेवल है और कौन सा लास्ट लेवल है, ठीक है, ये आप बताइएगा ज़रूर। और इसमें परिवर्तन कब कब हुआ था, एक 2001 में हुआ था, उसमें क्या नया जुड़ा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि पता चले कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर सही से क्या हो जाएगा, पहला आंसर रिमेम्बरिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन नहीं है, डेवलपिंग रीजनिंग, इनकरेजिंग क्यूरियोसिटी, प्रमोटिंग मैकेनिकल लर्निंग, बिल्डिंग कैरेक्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रमोटिंग मैकेनिकल लर्निंग शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज टू डेवलप रीजनिंग, डेवलप एटीट्यूड एंड वैल्यू, इम्प्रूव स्पीड और टीच ग्रामर। इसका सही आंसर हो जाएगा डेवलप एटीट्यूड एंड वैल्यू। द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग इज, सबसे हाइएस्ट लेवल कौन है कॉग्निटिव लर्निंग का, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एवेल्यूटिंग, क्रिएटिंग। इसका सही आंसर है क्रिएटिंग, सृजन,
ठीक है। कहीं आप देखिएगा पुराने वाले में इवेल्युएशन रहता है लास्ट, लेकिन 2001 के बाद जो चेंज हुआ है ना उसमें क्रिएटिंग को भी डाला गया, यानी कि सृजन को डाला गया है। यही मैं आपको बोल रहा था कमेंट में लिखने के लिए, लेकिन अभी भी मैंने पूरा नहीं बताया है, कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा इसको। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर किस चीज़ का जरूरत होता है प्रभावी शिक्षण के लिए? क्लियर ऑब्जेक्टिव, रैंडम प्लानिंग, ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग, टीचर्स ओरिएंट सेंटर्ड मेथड। सही आंसर है क्लियर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ा रहे हो। जैसे हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लियर है। क्या ऑब्जेक्टिव है? EMRS एग्जाम को क्लियर करना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब मेरा फोकस क्या होता है? मेरा फोकस पूरा होता है कि EMRS का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या मांगता है, वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तब आपका लर्निंग क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। ठीक है। अ गुड टीचिंग प्लान स्टार्ट विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये तो हम लोग जस्ट ऊपर में देख चुके हैं हम लोग। वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग इज टू वे कम्युनिकेशन। ये सही आंसर है इसका। वन वे में लेक्चर हो जाता है, स्ट्रिक्ट में कुछ बोलेगा ही नहीं, बोलना चाहेगा भी तो अब पैसिव बैठ के केवल सुनते रहता है, उसको कोई मतलब दिन दुनिया से नहीं रहता है। तो टू वे कम्युनिकेशन जहाँ होता है वहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग होता है वो। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मोटिवेशन, पनिशमेंट। पनिशमेंट वो आपका कंपोनेंट नहीं होता है टीचिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू इवेलुएट टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव को इवेलुएट करने का टेस्ट एंड फीडबैक, अटेंडेंस, क्लासरूम रूल्स, नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ट एंड फीडबैक। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट होता है आपका समेटिव एग्जाम, और फीडबैक क्या हो गया आपके पास? फॉर्मेटिव एग्जाम, है ना। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है, असेसमेंट जिसको लोग बोलते हैं। ठीक है। और टेस्ट का मतलब क्या हो गया? समेटिव असेसमेंट। यही दोनों होता है मूल्यांकन में सहायक। विच ऑफ दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इनमें से निम्न में से कौन सा शिक्षण उद्देश्य है? द लर्नर विल बी एबल टू एनालाइज अ पोएम। ये हो गया इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। स्टूडेंट विल फील हैप्पी, अटेंड क्लास रेगुलरली, रिस्पेक्ट टीचर्स। नहीं, कोई जरूरत नहीं इसका। आंसर ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज। प्रभावी शिक्षण की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? प्रॉपर कम्युनिकेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स, लार्ज क्लासेस, यूज ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लियर रूल एंड रूटीन, कंटिन्यूअस स्कॉल्डिंग, फ्रीक्वेंट पनिशमेंट, अवॉइडिंग स्टूडेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है क्लियर रूल एंड रूटीन। The teacher's first duty before teaching is diagnosing learners' need, giving notes, finishing syllabus और preparing test। तो शिक्षण से पहले शिक्षक का प्रथम कर्तव्य होता है बच्चों को डायग्नोस करना, उसके प्रॉब्लम्स को समझना, और उसके बाद उनके आवश्यकताओं को समझते हुए उसको पढ़ाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच वन इज नॉट अ टीचिंग एड? चार्ट, ब्लैक बोर्ड, लेक्चर, फ्लैश कार्ड। ठीक, लेक्चर इज नॉट अ टीचिंग। लेक्चर का मतलब क्या होता है? बोल बोल के पढ़ाना। लेसन प्लानिंग हेल्प्स अ टीचर टू ऑर्गेनाइज टीचिंग इफेक्टिवली, वेस्ट टाइम, अवॉइड ऑब्जेक्टिव, डिपेंड ऑन मेमोरी। राइट आंसर इज ऑर्गेनाइज टीचिंग इफेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैथड टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक? नई विषय की शुरुआत करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? सर्वोत्तम तरीका, आप किस तरह से एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे? आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चन। जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उससे रिलेटेड कुछ हल्का फुल्का जो कॉमन क्वेश्चन होता है ना, आप क्लास में पूछ पूछ करके बच्चों को जागृत कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चे भी समझ जाते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हेल्प्स इन। सतत मूल्यांकन सहायक होता है कहाँ पर? आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप। ठीक है। कंप्लीटिंग सिलेबस, इंक्रीजिंग बर्डन, पनिशिंग स्टूडेंट। नो, आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस? शिक्षण प्रभावशीलता बढ़ाने में कौन सहायक होता है? टीचर्स एंथुसिज्म, रिजिड बिहेवियर, मोनोटोनस वॉइस, लैक ऑफ प्लानिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीचर्स एंथुसिज्म। टीचर कितने खुश होकर एकदम मन से, हृदय की गहराई से आपको पढ़ा रहा है, वो प्रभावित होता है आपके टीचिंग में। अगर टीचर मन से पढ़ा रहा है तो 100% जो होता है ना वो आपके दिल, दिमाग, फेफड़ा, कलेजा सब तक जाएगा। तो यही होता है। बाकी रिजिड बिहेवियर कुछ नहीं होने वाला है, मोनोटोनस वॉइस है, कुछ नहीं होता है इसका। और लैक ऑफ प्लानिंग है ही नहीं, बिना मतलब का बैठ गए, क्या पढ़ाना है पता ही नहीं है, जो मन में आया बोलकर चले गए, तो इससे इफेक्टिव टीचिंग नहीं होता है।
फॉर गुड टीचिंग अ टीचर मस्ट नो, एक अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या जानना चाहिए, स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड जानना चाहिए। तो जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानोगे स्टूडेंट का, उसको पढ़ाओगे कैसे? ठीक है, बैकग्राउंड जानने से क्या होता है, बच्चे के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, बच्चा क्या जानता है, नहीं जानता है, उसको क्या समझ में आता है, कैसे समझ में आता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स मूड, स्कूल टाइम टेबल, गवर्नमेंट ऑर्डर। सो सभी शैक्षिक उद्देश्य का नींव क्या है? ठीक है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, लोगों तक पहुंचाना। फाउंडेशन ऑफ ऑल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कि एजुकेशन का जो मूल दर्शन है ना, वो बच्चों तक पहुंचे, वही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, शिक्षार्थी की विशेषताएं प्रभावित होती हैं कैसे? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओनली हेरिडिटी ओनली एनवायरनमेंट, स्कूल रूल, दोनों से होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, बोथ। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया, जेनरिक, यानी कि उसका जनरेशन, मम्मी पापा दादा दादी का जो फैक्टर्स होता है, गुण जीन होता है, उस पर भी होता है। और दूसरा वो किस वातावरण में रहता है, उससे भी, दोनों से प्रभावित होता है बच्चे का डेवलपमेंट। एवरी लर्नर इज सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट, डिफरेंट इन सम वेज, एग्जैक्टली द सेम, डिपेंड्स ओनली ऑन टीचर। सही आंसर क्या होता है, हर सीखने वाला जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग ये का होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें होते हैं सभी बच्चों में, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो, चाहे उसका इंटरेस्ट पर हो, चाहे उसकी एबिलिटी पर हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी पर हो, चाहे उसका हर एक चीज़, भाषा हो, उसका कल्चर हो, इन सब चीज़ों पर भी डिफरेंसेस होता है हर एक लर्नर का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स मीन्स डिफरेंस इन एज ओनली, नो डिफरेंस इन लर्निंग एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, जैसा कि अभी तुरंत हमने बोला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज मोटिवेशन, पनिशमेंट, कॉम्पिटिशन, नोट्स। मोटिवेशन से बच्चों में सीखने का ललक होता है, आप उसको प्रभावित कर सकते हो, मोटिवेशन से आप उसको जागृत कर सकते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो आप। अ स्लो लर्नर नीड्स, एक जो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा जो है, वो क्या चाहता है, एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड मोटिवेशन। बस सर थोड़ा सा समझ में नहीं, एक बार और समझा दीजिए सर, टीचर समझा दिया, और क्या चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो आपका गुण गाएगा फिर, अरे एक बार नहीं समझा, दो बार में समझेगा, दो बार में नहीं समझेगा, तीसरी बार तो समझ में आएगा, ठीक है, चौथी बार कुछ तो समझेगा, 50% तो समझेगा। तो ये क्या होता है, उस बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है। आपने क्या किया, केवल एक दो बार रिपीट किया, लेकिन उस बच्चा जो है उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर। गिफ्टेड लर्नर रिक्वायर इनरिचमेंट एंड चैलेंजिंग टास्क। गिफ्टेड बच्चा, जो गिफ्टेड बच्चा कहने का मतलब क्या होता है, जो तेज होता है, ओवर एक्टिव होता है, आप बता रहे हो तब तक उसको मालूम है, तुरंत कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको इनरिचमेंट और चैलेंजिंग टास्क उसको आप दीजिए, ताकि वो अपने लेवल के अनुसार बिजी रहेगा उसमें। आंसर ऑप्शन ए। लर्निंग स्टाइल रेफर टू प्रेफर्ड वे ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ टीचिंग, स्कूल टाइम टेबल, करिकुलम। इसका सही आंसर हो जाएगा, सीखने की शैली का अर्थ प्रेफर्ड वे ऑफ लर्निंग है, किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, वही सीखने की शैली है। आप कैसे सीख रहे हो, कैसे समझ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यही आपका सीखने का तरीका है, इसी को हम बोलते हैं सीखने की शैली। विजुअल लर्नर्स लर्न बेस्ट थ्रू सीइंग डायग्राम एंड चार्ट, लिसनिंग ओनली, फिजिकल एक्टिविटी, रीडिंग अलाउड। सीइंग डायग्राम एंड चार्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ऑडिटरी लर्नर्स प्रेफर, श्रव्य जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं, जो सुन करके पढ़ना पसंद करते हैं, लिसनिंग टू एक्सप्लेनेशन, आप वो सुन करके और जो आप एक्सप्लेन करते चले जाइए वो उनको समझ में आ जाता है। वाचिंग, चूँकि वो देखने में उनको दिक्कत होता है, राइटिंग नोट्स लिखने में उनको दिक्कत होता है, और डूइंग एक्सपेरिमेंट, चूँकि जहाँ जहाँ पर उनको देखने का काम है वहाँ उनको दिक्कत हो रहा है, इसलिए वो सुन करके समझते हैं। एनेस्थेटिक लर्नर्स लर्न बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग, गतिशील विद्यार्थी जो होता है ना, वो करके और अनुभव प्राप्त करके सीखता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ टीचर शुड अंडरस्टैंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक टू, एक शिक्षक जो होता है ना, शिक्षार्थी की विशेषताएं समझनी चाहिए ताकि सेलेक्ट सुटेबल टीचिंग मेथड। अब टीचर जो है बच्चों की विशेषताएं, उनका एबिलिटी को समझ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक को समझता है, कैरेक्टर को, तो उसके लिए वो सुटेबल टीचिंग मेथड यूज कर सकता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। द मेन गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक इज पर्सनलाइज्ड टीचिंग, फॉलो फिक्स्ड प्लान, अवॉइड डिफरेंसेस, मेंटेन डिसिप्लिन ओनली।
ठीक है। तो राइट मेन गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टर क्यों समझते हैं हम लोग, पर्सनलाइज टीचिंग के लिए, ताकि उसके लिए हम अलग से व्यवस्था कर सकें। द सोशल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप विथ पीयर एंड टीचर इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षार्थी का सामाजिक विकास कहाँ से होता है, रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ में, टीचर के साथ में, समाज के साथ में, वहीं से वो सीखता है सामाजिक ज्ञान। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ लर्नर डील विथ थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसा। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स एबिलिटी टू कंट्रोल एंड एक्सप्रेस इमोशंस प्रॉपरली। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट जब आप इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए, अपनी भावनाओं पर आप काबू पा लेते हो, तो वो आपका क्या है, भावनात्मक विकास हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट एट, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का चरण आरंभ होता है कहाँ पर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आप लोग पढ़ चुके हैं बीएड में, और नहीं तो आप मेरा जो लेक्चर है, खास करके जो लेक्चर मेरा आरआरबी के लिए था, उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स से दिया हुआ है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस लर्नर सीक, कि किशोरावस्था के दौरान शिक्षार्थी खोजता है क्या, आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। किशोरावस्था के दौरान जो बच्चे होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा करके दिखाते हैं ताकि टीचर का टेंशन आपके उनके तरफ जाए, कुछ बोलेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करता है जिससे कि टीचर उसकी तरफ ध्यान देता है। ये कब होता है, ये इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। उनको अपनी पहचान बनानी, आज़ादी चाहिए उनको, यही चीज़ है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। द रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज गाइड एंड काउंसलर। एडोलेसेंस में टीचर की भूमिका क्या होती है, एक अच्छे गाइड की और एक अच्छे काउंसलर की होती है। डिक्टेटर, पनिशर और साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं होना चाहिए, वो तब बेकार होता है। विच फैक्टर काउजेज लर्निंग डिफिकल्टीज, कौन सा तत्व सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, इंटरेस्ट इन लर्निंग, encouragement, suitable environment, option is the right answer, lack of motivation. Learners readiness to learn means, सीखने, शिक्षार्थी की सीखने की तत्परता का अर्थ क्या है, मेंटल एंड फिजिकल प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। ठीक है, तो जब बच्चा शिक्षार्थी जो है ना, अगर वो मेंटल और फिजिकली से अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है वो, ठीक है, सीखने के लिए, तो वही उसकी तत्परता होती है, जिज्ञासु हो जाता है कि नहीं एकदम कर लेना है हमको। ठीक है, तो वो क्या होता है, मेंटली और फिजिकली एकदम रेडी है पढ़ने के लिए। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। इंक्लूसिव क्लासरूम रिस्पेक्ट, ठीक है, समावेशी कक्षा सम्मान करती है किस चीज़ का, लर्नर्स डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस का। सभी बच्चे उनके लिए समान हैं और सभी के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है, चाहे बच्चे किसी भी डाइवर्स कंडीशन के क्यों ना हो, डिफरेंस उनके अंदर में कोई भी डिफरेंसेस क्यों ना हो। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब इट कनेक्ट्स विथ लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, जब आप जो पढ़ा रहे हो उस ज्ञान को उनके पहले से जो जानते हैं वो, उनसे आप कनेक्ट कर दो उसको, तो बच्चे क्या करेंगे, आसानी से सीखने लग जाते हैं या फिर आपके साथ वो जुड़ जाते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इमोशनल प्रॉब्लम्स इन लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, शिक्षार्थियों की भावनात्मक समस्याएं पहचानी जा सकती है कैसे, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस चेंजेस से। ठीक है, अ टीचर कैन हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंसेस बाय डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सेम मेथड फॉर ऑल, इग्नोरिंग वीक स्टूडेंट, गिविंग सेम होमवर्क, नो। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग इंस्ट्रक्शन देकर, आदेश देकर के हर व्यक्ति जो विभिन्नताओं से भरा हुआ स्टूडेंट सबको वो हैंडल कर सकता है। लर्नर सेंटर टीचिंग फोकस ऑन लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। Effective teaching occurs when teachers and learner both participate effectively और actively in the class। ठीक है, तो चूंकि टीचिंग क्या होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन है, तो जब वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑटोमेटिक वो इफेक्टिवली हो जाएगा वो। ठीक है, तो दोनों का पार्टिसिपेशन उसमें जरूरी होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग एंड कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। ठीक है, निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार ज्ञान क्या है, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। लर्नर उसको एक्टिवली होकर के, पूरा तरह एक्टिव होकर के, मैंने क्या बोलते हैं, तत्पर होकर के उसको सृजित करता है।
रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स, चिंतनशील शिक्षण का अर्थ क्या होता है? कंटिन्यूअस सेल्फ इवेल्युएशन बाय टीचर, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग। कल ही इसके बारे में पढ़े हम लोग। विच अप्रोच प्रमोट्स स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है। चारों अप्रोच आप लोग इसको जान जाइएगा ना, ट्रेडिशनल रूट मेथड, मैकेनिकल रिपीटेशन, अथॉरिटेरियन, ये सब जानिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत आता है ये सब। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग व्यूज टीचर्स एज ए फैसिलिटेटर एंड को लर्नर इज द राइट आंसर। ICT इन टीचिंग हेल्प्स इन मेकिंग लर्निंग इन इंटरेक्टिव एंड विजुअल्स, यही इसका काम है। ICT से याद आ गया कि ICT के लिए मैंने आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चन का पूरा एक तैयार कर दिया है, और ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आसानी से हो जाएगा। वो भी आप लोगों को मैं अवेलेबल करा दूंगा मैं, ठीक है। अभी बस उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, तुरंत अरेंज कर लेते हैं, मीन्स कंपाइल कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम देते हैं। चूँकि थोड़ा सा लिखने में होता है, हिंदी इंग्लिश करना, इधर उधर से ट्रांसलेट करके थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। और डेमोक्रेटिक क्लासरूम इनकरेज, लोकतांत्रिक कक्षा प्रोत्साहित करती है किस चीज़ को? पार्टिसिपेशन एंड डायलॉग को। क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है, सहयोगात्मक और समावेशी होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, समता और विविधता पर। विच वन रिप्रेजेंट इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस, निम्न में से कौन सा समावेशी कक्षा अभ्यास को दर्शाता है? डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज फॉर वेरिड लर्नर, ठीक है, समावेशी कक्षा, बहुत ऊपर से हम लोग रिपीट करते आ रहे हैं उसी चीज़ को। अ टीचर कैन इंश्योर इक्विटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट, शिक्षक समानता सुनिश्चित कैसे करता है? जब सभी को समान अवसर देगा तभी सबको समानता मिल जाएगी। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE फोकस ऑन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का फोकस किस पर होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, मतलब सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करने पर फोकस होता है, किसका? CCE का। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मीन्स, रचनात्मक प्रतिपुष्टि का अर्थ क्या होता है? फीडबैक दैट हेल्प्स लर्नर इम्प्रूव, ऐसा फीडबैक जो कि लर्नर को इम्प्रूव करने में सहायता करता है, सहयोग करता है। विच वन इज नॉट अ मॉडर्न टीचिंग अप्रोच, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आधुनिक शिक्षण का दृष्टिकोण नहीं है, आधुनिक पढ़ाने का तरीका नहीं है? लेक्चर ड्रिल मेथड नहीं है, ख़त्म हो गया। अब लेक्चर से पढ़ाओगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये तीनों चलता है। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रमोट्स, किस चीज़ को प्रमोट करता है? टीम वर्क एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है। इन फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, स्टूडेंट लर्न थ्योरी एट होम एंड अप्लाई इन क्लास। और टीचर्स रिफ्लेक्टिव डायरी हेल्प्स इन, टीचर्स डायरी क्या होता है? शिक्षक की चिंतनशील डायरी सहायक होती है किस चीज़ के लिए? सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग प्रैक्टिस, ठीक है, उनको पता चल जाता है कि हमने क्या पढ़ा दिया है, क्या पढ़ाना है, कैसे और इम्प्रूव करना है, ये सारी चीज़ें। टीचिंग इसीलिए कहा जाता है ना कि टीचर्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, टीचर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट संपत्ति है वो क्या होता है? उसका टीचर्स डायरी। इसीलिए आप देखिएगा ना कि स्कूल में जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना कोई भी, वो सीधे मांगते हैं कि टीचर्स डायरी दिखाइए पहले, आप अपना क्या क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाता है। तो अगर आप टीचर्स डायरी देखिएगा ना तो पता चल जाएगा कि टीचर कैसे हैं, ठीक है, उन्होंने बच्चे को क्या सिखाया हुआ। आपको क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको टीचर्स डायरी देख के ही पता चल जाता है कि ये शिक्षक जो है ये कैसे हैं और इनके बच्चे कैसे होंगे, ठीक है। क्लास में जाने का जा करके इंस्पेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो टीचर डायरी इतना रिफ्लेक्टिव होता है, वो सारी चीज़ें बता देता है। टीचर बताया कैसे, बच्चे क्या क्या सीख लिए होंगे, तो वो तरीका सारा उसमें लिखा हुआ रहता है, आप क्या क्या कर रहे हो। टीचिंग इफेक्टिवनेस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, शिक्षण प्रभावशीलता में सुधार किया जा सकता है कैसे? यूजिंग फीडबैक एंड सेल्फ इवेल्युएशन के द्वारा। इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीचर्स हेल्प इन, शिक्षक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहायक होती है किस काम के लिए? मैनेजिंग क्लासरूम इमोशन इफेक्टिवली। अगर आपकी भावना पर आपका कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा? क्लासरूम में मारपीट हो जाएगा, आप खुद शुरू हो जाइएगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, डाइवर्स सिचुएशन आता है क्लास में कि आप पढ़ा रहे हो, नए नए गए हो,
आप पढ़ा रहे हो और बच्चे आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो पैर रगड़ना शुरू करते हैं डेस्क के नीचे, हुट करना शुरू करेंगे, तरह तरह की आवाज़ें निकालेंगे, उड़ 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 करके निकालते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका तो चेहरा जो है वो तो बोर्ड की तरफ है और पीठ है बच्चों की तरफ, ठीक है, इधर हुड़ उड़ करके निकाल दे रहे हैं आवाज़ कांतारा स्टाइल में, और उधर आप चिढ़ते रह जाइएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, किसी न किसी गरीब बच्चे को पकड़ के पीट दीजिएगा। गरीब का मतलब जो बेचारा असहाय सीधा साधा जो होता है ना, उसको पकड़ के पीट दीजिएगा। इससे क्या होगा, माहौल और ख़राब हो जाएगा। तो क्लास में एक शिक्षक को भावनात्मक रूप से एकदम कंट्रोल करके रखना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर में आना चाहिए। मतलब टीचर क्या होता है, बहुरूपिया होता है, नौटंकी करने आपको आना चाहिए, इमोशन थोड़ा सा आंसू बहाने का, ये का सब कला आना चाहिए, ताकि बच्चे आपके कंट्रोल में आ जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, मैनेजिंग क्लासरूम इमोशन इफेक्टिवली, ठीक है। बस एक बार क्लासरूम कंट्रोल हो गया ना, तो टीचिंग तो बाएं हाथ का खेल है, कोई टेंशन ही नहीं, आप जो पढ़ाओगे बच्चा पढ़ेगा। क्लासरूम कंट्रोल करना बहुत, यही तो टीचर का काम है। 21वीं 21st सेंचुरी टीचिंग फोकस ऑन, 21वीं सदी का शिक्षण केंद्रित है किस चीज़ पर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कोलैबोरेशन पर, ठीक है। इन इफेक्टिव क्लासरूम असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस एंड फॉर्मेटिव होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए कक्षा कक्ष में। प्रभावशाली, इसको बोलते हैं लोग प्रभावी कक्षा में मूल्यांकन। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इनकरेज लर्नर्स टू, स्वनिर्देशित अधिगम शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करता है किस काम के लिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग, वो जो पढ़ रहा है उसकी व्यक्तिगत रूप से उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि अगर हम फेल कर गए ना तो उसके लिए जिम्मेवार तुम हो, नहीं, आप फेल करते हो पास करते हो, इसके लिए पूरी जिम्मेवारी आपकी है, ठीक है। ये स्वनिर्देशित है, ये आपको टेक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना पड़ेगा। आप पास किए ये आपका मेहनत था, आप फेल किए ये आपका मेहनत था, दोनों में आप ही का मेहनत है, किसी का और कोई इसमें रोल नहीं होता है। तो बच्चों को आप इस तरह से सिखाइए कि बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें, ताकि उनके अंदर में मतलब कि वो होगा, जिम्मेवारी का एहसास होगा। जब जिम्मेवारी का एहसास होगा तो पढ़ेंगे खुद से, ठीक है। वो समझ जाते हैं कि कहीं पर वो एक्सक्यूज नहीं चलने जा रहा है मेरा। द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक फॉर टीचर इज, शिक्षकों के व्यवसायिक नैतिकता की नींव क्या है, कमिटमेंट टू लर्नर्स वेलफेयर। एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दिया ना, उसको पूरा करना ही एक अच्छे शिक्षक का दायित्व होता है। आपने बोल दिया कि डालेंगे तो डालना है, ठीक है, भले बाद में मत डालना फिर अगली बार से, लेकिन एक बार आपने बोला डालना तो डालना है। आपने बोला ये करवा दूंगा तो करवाना है। ये कभी नहीं होना चाहिए एक टीचर को कि आपने बोला और नहीं किया। इससे क्या होता है, बच्चों का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाता है। तो शिक्षकों का एक व्यवसायिक नैतिकता का जो नींव है यही है, कमिटमेंट टू लर्नर्स वेलफेयर। द अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, लास्ट में, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, अंतिम लक्ष्य है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, सर्वांगीण विकास करना किसका, शिक्षार्थी का, विद्यार्थी का, ठीक है, सर्वांगीण विकास करना, हर क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट हो, यही अल्टीमेट गोल होता है किस चीज़ का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड लक, आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। ये सारे क्वेश्चन से आई क्वेश्चन आते हैं, कोई कभी कभी क्या होता है ना कि इजी क्वेश्चन आएगा, आप पढ़िएगा तो लगेगा एकदम हलवा है, लेकिन जब अब ऑप्शन देखेंगे ना तब समझ में आता है कि अच्छा इतना इजी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो क्वेश्चंस घूम फिर करके आता है, अलग अलग तरीके से आपके सामने आता है, तो हर तरीके से आप उसका सामना करने में सक्षम हो, ठीक है, यही आपको कोशिश करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर आएंगे कल लेकर के 100 क्वेश्चन का पूरा सेट, ठीक है, वो और भी नया, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा इजी से लेकर के मॉडरेट से लेकर के हाई की तरफ बढ़ेंगे। और आगे चल के आप देखिएगा ना कि MCQ में भी आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होगा आंसर को चूज़ करने में, जहाँ पर आपको हर क्वेश्चन लगेगा कि हाँ यही सही है। तो वो अभी मैं इजी पैटर्न में चल रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे मैं चलूँगा मॉडरेट में, मॉडरेट के बाद भी चलूँगा मैं हाई लेवल में, ताकि आपका जो EMRS का जो मेन पैटर्न भी तो वही है ना, EMRS का पैटर्न ही है मॉडरेट टू हाई है ये, तो उसी तरह का आपका क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन बना रहा हूँ मैं। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा मेरे लिए भी, प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और अथक मेहनत है इसमें,
आपके लिए क्वेश्चन तैयार करना, और हिंदी में ख़ास करके उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके उसको फिर कॉपी पेस्ट करना थोड़ा सा टीडियस काम होता है। इंग्लिश में तो फटाफट लिखते चले जाइए, और टाइपिंग स्पीड मेरी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा होता है ना, कंपाइल करना, ये करना वो करने में टाइम लगता है। मेहनत तो है ही आप लोगों के लिए, और इसमें मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के लिए मेहनत करके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, और सभी को मौका दीजिए अपने अपने कैरियर बनाने का। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, सबा खैर।